गुप्तों ने जारी किए थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विशुद्ध रूप से यानी कि विशुद्ध, हाँ, कुषाणों ने शुद्ध रूप के सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे। तो इनके जो सिक्के थे शीशे, पोटीन और तांबे, शीशे, पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के थे। सातवाहनों के अगर सिक्के देखें, इनके जो सिक्के थे, हाँ, अच्छा, और इनका जो सामाजिक संगठन था वो जो था, कहते हैं कि दक्कन के एक कबीले थे और बाद में ये क्या किए, ब्राह्मण धर्म में कर्मठ हुए। तो ये जो है मूल रूप से ब्राह्मण नहीं थी। इसीलिए देखिए हमेशा इधर अपनी तरफ के यानी जो ब्राह्मण राजा हुआ करते थे या यहाँ के जो ब्राह्मण पुरोहित थे, इनको हीन मानते थे, वर्ण संकर प्रजाति का ब्राह्मण मानते थे सातवाहनों को। समझ रहे हैं? जो उत्तर भारत के ब्राह्मण थे, ये जो है दक्षिण भारत यानी आंध्र सातवाहनों को हीन ब्राह्मण मानते थे। आप आंध्र सातवाहनों को कहते थे कि ये लोग शंकर ब्राह्मण हैं। आंध्र सातवाहनों को हीन ब्राह्मण मानते थे। उत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण राजा थे। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विक्षिप्त होते चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। चातुर्वर्ण व्यवस्था समझ रहे हैं ना, ऋग्वेद में दिया गया है। किस मंडल में? 10वें मंडल में क्या कहा गया है कि मुंह से ब्राह्मणों का जन्म होता है, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म होता है, जंघे से वैश्य का और नीचे शूद्र। तो ये जो व्यवस्था थी, इन्होंने ये किया कि वाशिष्ठी पुत्र जो था, इसने ये कहा कि जो वर्ण संकर वाली व्यवस्था थी वो कायम रहनी चाहिए समाज में। यानी कहीं न कहीं यह ब्राह्मण जो व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मणी व्यवस्थाएं, उनको यह मान्यता प्रदान करता था। समझ रहे हैं? तो ये कहता है कि जो है विक्षिप्त होते हुए चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका। जैसे वर्ण संकर व्यवस्था मतलब आजकल क्या होता है कि आप किसी भी जाति धर्म में शादी विवाह कर सकते हैं, लेकिन उसने जो है इस व्यवस्था को रोकने का काम किया कि जो वर्ण व्यवस्था बनी है कि आपका काम ये है, फला का काम, वैश्य का काम है वाणिज्य व्यापार करना, ब्राह्मण का कार्य है पुरोहित कार्य करना, राजा का कार्य है छत्र धारण करना यानी लोगों की रक्षा करना। तो ये व्यवस्था उसने बनाए रखने की काम किया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अच्छा, ये सवाल पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो सातवाहन थे। ये सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले ब्राह्मणों को, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को, ये है नहीं क्या, हाँ, सर्वप्रथम, चलिए चल रहा है कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर देने वाले शासक कौन थे? जागीर प्रदान करने वाले शासक कौन थे? सातवाहन। ये लाइन अपने भाषा में लिख लीजिए। सातवाहनों ने सर्वप्रथम, और इन्होंने ब्राह्मणों को ही नहीं दिया, बौद्धों को दिया, बौद्धों को भी दिया। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक भूमिदान या ग्रामदान, तो बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने दिया था। कार्ले के चैत्य को दिया था, हमने लिखवाया। कई गांवों भी इन्होंने दान में दिए थे। लेकिन सर्वप्रथम अगर ब्राह्मणों के संबंध में पूछा जाए तो सातवाहनों ने जो है ग्रामदान देने की या सर्वप्रथम भूमिदान प्रदान करने की व्यवस्था बनाई। और देखिए सामंती व्यवस्था आप देखते होंगे, सामंती व्यवस्था की शुरुआत यानी लक्षण कहाँ से प्रतीत होते हैं? सातवाहन काल से, और यह जाकर गुप्तों के समय में विस्तृत रूप धारण कर लेता है। समझ रहे हैं कि ये इसकी सामाजिक व्यवस्थाएं थी। और इसमें देखिए अगर आपसे पूछा जाए अधिकार भूमिदान बौद्ध भिक्षु, अधिकतर जो है जो भूमिदान दिया था वो बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। शिल्प वाणिज्य की उन्नति हुई, जो यहाँ शिल्प और वाणिज्य की
उन्नति हुई। हमने बताया कि जो व्यापार होता था वह बहुत उन्नत किस्म का था, और इन शिल्पकारों ने उदारता के साथ किसको दान दिया जानते हैं? उदारता के साथ बौद्ध धर्म को खूब दान प्रदान किया। ये दानदाता कहे जाते थे उस समय। जो शिल्पी होते थे, वाणिज्य नहीं कहते कि भाई सेठ बनिया है आप कुछ दान करिए, तो ये जो है दानदाता के रूप में जाने जाते थे उस समय। और भरपूर दान किसको दिया? बौद्ध धर्म को खूब दान प्रदान किया। तत्कालीन शिल्पी और वाणिज्य, शिल्प और वाणिज्य काफी उन्नत की स्थिति में था उस समय। और देखिए इसकी सामाजिक व्यवस्था में श्रेणी हमने बताया। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। और इसके कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। श्रेणी माने व्यापारी होता है ना, श्रेणी जो होता है, इसके जो मुखिया होते थे उसको श्रेष्ठी कहा जाता था सातवाहन काल में। और जो इसका कार्यालय बनाया गया जहाँ इनकी बैठकें हुआ करती थी उसको निगम सभा कहा जाता था। निगम सभा। श्रेणी यानी व्यापारी वर्ग का जो समुदाय होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। एक गंधिकों का जो है यहाँ पे वर्णन मिलता है। गंधिक समझते हैं? बार बार इनके अभिलेखों में गंधिक शब्द आया है सातवाहन के। गंधिक मीन्स क्या होता है? इत्र व्यवसायी। इत्र समझते हैं ना? कन्नौज का इत्र आपके बगल में प्रसिद्ध है। गंधिक यानी हींग का भी ये काम करते थे। हींग समझते हैं ना? हाँ, जो गांधी जी लिखते थे, बनिया थे ना, वणिक समुदाय के थे, व्यापारी थे उनके पूर्वज। इसी गंधिक से वह गांधी लिखा करते थे। मतलब क्या हुआ कि इत्र व्यवसायी या हींग के व्यवसाय से जुड़े रहे होंगे। और इन लोगों ने भी खूब दान दिया, खास करके बौद्ध धर्म के लोगों को सातवाहन काल में। और एक बंदरगाह मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। कौन? भड़ौच को यूनानियों ने क्या नाम दिया था? बेरीगाजा। वेरी गुड, ये पूछा गया सवाल में, बेरीगाजा कहा गया है। और यह जो है भड़ौच जो था यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, समझ रहे हैं? और यहाँ और व्यापारिक केंद्र भी था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक यहाँ से हुआ करता था, भड़ौच से। तो ये भड़ौच का जो बंदरगाह है यह सातवाहन काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। अच्छा, व्यापार में देखिए विनिमय का जो इनका मुद्राएं हुआ करती थी वो चांदी और तांबे की बनी हुई होती थी, जिसे करसापड़ कहा जाता था। जो इनके सिक्के थे ज्यादातर किसके बने हुए थे? चांदी और तांबे के खास। और जो है कोटिन, शीशे, ये भी इस्तेमाल। लेकिन जो व्यापार में ज्यादातर इन दोनों सिक्कों का इस्तेमाल ये लोग करते थे, चांदी और तांबे के। और इन दोनों को क्या कहा जाता था सामूहिक रूप में? करसापड़। चांदी और तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल ये लोग व्यापार विनिमय में करते थे, जिसको करसापड़ कहा जाता था। करसापड़। अच्छा, आपसे यह पूछा जाए कि सातवाहन काल की जो दक्कन की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। सातवाहन काल की दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह लगभग 200 वर्षों का काल बौद्ध धर्म के लिए दक्षिण में गौरवशाली रहा। यानी सातवाहन काल में बौद्ध धर्म की काफी उन्नति हुई। ठीक। और इनकी जो गुफाएं बनी हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान थे, लेकिन यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ ये बहुत बढ़िया सवाल ये है। देखिए, हमेशा राजाओं के नाम माता से जुड़े हैं, यानी कि माता आदरणीय रही होगी, लेकिन
क्या कभी किसी बेटी को सत्ता दी गई? नहीं दी गई। हमेशा उत्तराधिकारी कौन होता था? पुत्र होता था। तो राज सत्ता हमेशा पुत्र को मिली है, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। लेकिन माँ यहाँ काफी आदरणीय रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि माँ का नाम जो है राजा के साथ जोड़ा गया है। और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, कह रहे हैं कि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। प्रशासनिक ढांचा में देखिए, जैसे मौर्यों में जिला को क्या कहा जाता था? आहार। जिले को क्या कहा जाता था? आहार। तो यहाँ भी जिले को आहार कहा जाता था, सातवाहन काल में भी। जिले को क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था। और जिले को आहार, अधिकारी जो होते थे इनको भी आमात्य या महामात्य कहा जाता था। अधिकारियों को क्या कहा जाता था? आमात्य या महामात्य। आमात्य या महामात्य, ये मौर्य काल में भी कहा जाता था। महामात्य, आमात्य या महामात्य। और ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रशासक होते थे उनको क्या कहा जाता था? गौलमिक। ये सवाल पूछा गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक होते थे, ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक, उनको गौलमिक कहा जाता था। गौलमिक। और इनको जो है सेना की एक टुकड़ी रखने का अधिकार होता था। गौलमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक को गौलमिक कहा जाता था। और यह एक सेना की टुकड़ी भी रखते थे, यानी कि एक सैनिक टुकड़ी का यह प्रधान हुआ करता था। इस तरह से भी अगर सवाल पूछा जाएगा कि एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान कौन होता था? गौलमिक होता था, जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक भी होता था। देखिए, इनके लेखों में कटक और स्कंधावार शब्द मिलते हैं। कटक और स्कंधावार शब्द का मतलब होता है सैनिक शिविर और उपनिवेश। सैनिक शिविर, कटक और स्कंधावार। स्कंधावार ये शब्द मिले हैं, इसका मतलब होता है कि इनके जो है सैनिक और उपनिवेश, इससे मतलब लगाया गया है सैनिक और उपनिवेश से। और ये कहा गया है कि ये लोग ठोकों वाली राजनीति पर काम करते थे, समझ रहे हो? इनकाउंटर वाली, दमन की नीति पर। इससे यह निकाला गया कि ये लोग दमनात्मक कार्यवाही भी किया करते थे अपने विरोधियों के प्रति। कटक और स्कंधावार जो शब्द मिलता है वो सैनिक और उपनिवेश से इसका अर्थ जोड़ा गया है। और सैनिक, क्योंकि देखिए एक सैनिक टुकड़ी ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी रहती थी। इसका मतलब ये लोग भय का वातावरण बनाए रखते थे अपनी शासन सत्ता को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, जो ब्राह्मणों और बौद्धों को जो ग्राम दान दिया जाता था यह कर मुक्त होता था, टैक्स फ्री होता था, समझ रहे हैं? इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। और किसी भी सैनिक या जो भी राजशाही कर्मचारी या अधिकारी होते थे उनके हस्तक्षेप से वह भूमि मुक्त होती थी। यानी कि पूरी तरह से बौद्ध भिक्षु या ब्राह्मण को दी गई भूमि टोटल उसके कब्जे में होती थी, उसको स्वामित्व मिल जाता था, उसमें किसी का इंटरफियर नहीं होता था। जी, सामंती लक्षण हमने बता दिया कि सर्वप्रथम इसी के काल में प्रतीत होता है। इसमें देखिए सामंतों की 3 श्रेणियां देखी जा सकती है इस काल में। प्रथम में राजा होता था। सामंतों की 3 श्रेणियां यहाँ देखी गई हैं। सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी। किसको जमाई आ रही है? पहले में क्या होता था? प्रथम श्रेणी में राजा हुआ करता था। राजा जैसे इसको सिक्के आदि
का अधिकार होता था जारी करने का। दूसरे में, द्वितीय श्रेणी में महाभोज होते थे। द्वितीय श्रेणी महाभोज कहे जाते थे, यानी कि यह राजा के बाद द्वितीय उच्च पद हुआ करता था। और तीसरे में सेनापति होता था। तृतीय श्रेणी में सेनापति या सैनिक अधिकारी होते थे। तो अगर देखा जाए तो सामंती व्यवस्था का सूत्रपात आपको सातवाहनों के काल से देखा जा सकता है आपके द्वारा। लेकिन सामंती युग का अगर प्रारंभ देखें, चरमोत्कर्ष देखें, तो वह गुप्त काल में देखने को मिलेगा आपको। तो ये 3 श्रेणियां यहाँ सामंतों की देखी जा सकती हैं, महाभोज और सेनापति राजा। धर्म इनका कौन सा था? वैष्णव और शैव धर्म की प्रधानता थी। इनका धर्म क्या था सातवाहनों का? वैष्णव और शैव धर्म। उसमें पढ़ाए थे कला वाले पार्ट में, याद आ रहा है? जितेंद्र थे ना। वैष्णव और शैव धर्म की प्रधानता देखने को मिलती है। वैष्णव और शैव, तो वैष्णव धर्म और शैव धर्म की प्रधानता। और यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म में महायान का बोलबाला। बौद्ध धर्म को भी ये लोग मानते थे, यानी धर्म सहिष्णु रहे होंगे ना। कई सारे धर्मों को ये लोग मानते थे। बौद्ध धर्म में अगर देखें तो महायान शाखा का बोलबाला, महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का यहाँ पर प्रभुत्व देखने को मिलता है। यानी कि शैव और वैष्णव के साथ बौद्ध धर्म को ये लोग फॉलो करते थे। ठीक। और यह महायान शाखा अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा शिल्पियों में, जो शिल्पी हुआ करते थे, कारीगर, उनके मध्य में, उनके बीच में ज्यादा लोकप्रिय थी। सबसे ज्यादा इस महायान शाखा की लोकप्रियता शिल्पियों के मध्य रही। शिल्पियों के मध्य में शिल्पी लोग महायान शाखा को बहुत तवज्जो दिया करते थे बौद्ध धर्म, और इसको खूब दान भी देते थे। कला, और देखिए कला और भाषा अगर देखी जाए तो ये लोग कला में तो वैष्णव अमरावती और नागार्जुन कोंडा, इसके जो हमने चैत्य और स्तूप बताए थे, तो ये बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे होंगे। क्योंकि अमरावती से ही पुलमावी के साक्ष्य मिलते हैं। पुलमावी उसकी बेस्टनी पर ही एकमात्र लेख मिलता है। और इसी तरह से ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य एवं विहार बनाए जाते थे। चैत्य कैसे बनाए जाते थे? कोई चट्टान होती थी या पहाड़ होता था, उसको काट कर उसमें जो है गृहनुमा आकार दे दिया जाता था, जो ये चैत्य बनाया करते थे। तो तत्कालीन समय की कला और स्थापत्य के बारे में इनके चैत्य और विहारों से भी जानकारी मिलती है, जो नागार्जुन कोंडा और अमरावती में देखने को मिलता है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती कहाँ पर है ये दोनों स्थान? आंध्र प्रदेश। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य एवं विहार बनाए गए। पश्चिमी दक्कन का कारले का चैत्य बहुत प्रसिद्ध है। कारले का चैत्य, कारले का चैत्य पूछा जाता है किसके काल का है? सातवाहनों के काल का। कारले का चैत्य, चैत्य क्या होता था? पूजागृह होता था, बौद्ध धर्म से संबंधित। और विहार भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था। ये आप जानते हैं, बता चुके हैं। और आपको हमने बताया था कि अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? मैकेंजी ने, 1797 में। मैकेंजी ने, लिख लीजिए जो लोग ना लिखे हों, मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। और अमरावती स्तूप की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह भित्ति प्रतिमाओं से भरा है। भित्ति प्रतिमा मतलब जो उनकी दीवारों में काटकर प्रतिमाएं बना दी जाती थी, समझ रहे हैं? जैसे झरोखे में यहाँ, हाँ, खुदी हुई,
तो हाँ, भित्ति प्रतिमाएं इसमें आपको बहुत ज्यादा, आज भी आप जाइए अमरावती के स्तूप देखने तो वहां भित्ति प्रतिमाएं आपको, तो इसकी विशेष विशेषता रही है। अब देखिए, सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी थे इक्ष्वाकु राजा, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंटों के हिंदू मंदिर नागार्जुन कोंडा में बनवाए। स्टार बना के लिख लीजिए, लिखिए, सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं ने, सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं ने ही, इक्ष्वाकु वंशी राजा, ये लिख रहे हैं, इक्ष्वाकुओं ने ही दक्षिण भारत में, इक्ष्वाकुओं ने ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंटों के हिंदू मंदिर, सर्वप्रथम ईंटों के हिंदू मंदिर नागार्जुन कोंडा में बनवाए। सर्वप्रथम यानी कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंटों के हिंदू मंदिर नागार्जुन कोंडा में बनवाए। तो ये जो है इक्ष्वाकु राजाओं द्वारा हिंदू मंदिर दक्षिण भारत में कहाँ बनवाए थे? नागार्जुन कोंडा में। तो ये इनकी जो है सभ्यता, संस्कृति, धर्म, इस तरह से संबंधित कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं। इनकी भाषा देख लीजिए भाई, भाषा कैसी थी? प्राकृत, प्राकृत भाषा थी। भाषा लिख लीजिए, भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत थी, इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, यानी कि जो मौर्य काल में भाषा और लिपि थी उसी का इस्तेमाल ये लोग भी किया करते थे। ठीक, भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि पहले राजा अपने को क्या मानते थे? देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित करते थे। लेकिन ये लोग सातवाहन राजा क्या करने लगे? देवताओं के समानांतर उनसे अपना सीधा तादाद में जोड़ने लगे कि हम भी एज ए देवता, हम भी देवता के प्रतिनिधि नहीं, देवता के समान हैं, लायक हैं, उनकी तरह हैं। तो सातवाहन देवताओं के साथ साथ स्वयं का तादात्म्य स्थापित करने लगे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को क्या कहा है? कृष्ण कहा कि मैं कृष्ण हूं, मैं बलराम हूं, मैं संकर्षण का, कहता है कि मैं कृष्ण हूं, बलराम हूं, मेरे पास संकर्षण का रूप है। समझ रहे हैं? कृष्ण, बलराम और संकर्षण रूपधारी अपने आप को बताता है। ये लाइन क्या लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सातवाहन शासक देवताओं के साथ स्वयं का तादात्म्य भी स्थापित करने लगे थे। सातवाहन शासक देवताओं के साथ स्वयं का तादात्म्य भी स्थापित करने लगे थे। सातवाहन शासक देवताओं के साथ स्वयं का तादात्म्य भी स्थापित करने लगे थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम एवं संकर्षण, कृष्ण बलराम एवं संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। संकर्षण का रूप स्वीकार किया था, कृष्ण बलराम एवं संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। तो इस तरह से अब देखिए, मौर्योत्तर काल में आपको हमने बताया कि मौर्यों के पतन के बाद शुंग, कण्व और सातवाहन ये स्थानीय वंश आए। कुछ जो है विदेशी आक्रांता आए, जिसमें यवन, शक, पहलव और कुषाण हैं। इसके अलावा भी तमाम छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलेंगे, जैसे चुटु सातकर्णी, कुंतल, और इधर आपका चेदी, इक्ष्वाकु, आभीर। ठीक, ये छोटे छोटे राजवंश भी उस समय आए। यानी कि मौर्य काल में क्या था? भारत एक अखंड भारत था ना, काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला था, अफगानिस्तान तक इधर बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र था अशोक के टाइम में। लेकिन बीच में
जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तब ये जो कुछ छोटे राजवंश आए, लेकिन सातवाहन और कुषाणों ने एक मजबूत सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह वैसा नहीं कर सके जैसा मौर्यों ने स्थापित किया था। अब देखिए, इसी बीच में जो है इन सब घटनाओं के बाद एक वंश आता है गुप्त वंश, जो वह कार्य किया जो मौर्यों ने कर रखा था, यानी कि भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। वह वृक्ष लगाया जिसकी शाखाएं दक्षिण बंगाल और इधर उत्तर भारत में तो शुरुआत ही करते हैं मगध और उत्तर प्रदेश, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश से। तो हम लोग आज इसके बाद गुप्त वंश देखते हैं, गुप्त डायनेस्टी। तो गुप्तों के साथ साथ एक वंश और कौन सा चलता था बताएगा? अरे भाई, नाग, वाकाटक, ये सब भी तो उस समय आए थे। मध्य देश में नाग, वाकाटक और इधर उत्तर में गुप्त, लेकिन इन सब में गुप्त ही सब पर भारी पड़े। कहने का मतलब धीरे धीरे सब समाप्त होते गए, यानी कि अवनत के काल में चले गए, लेकिन गुप्तों ने अपनी जबरदस्त जो है सत्ता स्थापित की। गुप्त वंश देखते हैं। तो गुप्त वंश जो है कहा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। संस्थापक श्रीगुप्त था, और इसका पुत्र कौन था? घटोत्कच। और फिर इसका पुत्र कौन होता है? कौन कह रहा है भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में जो नए बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ रहे हैं? ये गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम आपको मिलेंगे, और चंद्रगुप्त एक वहां मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक एंड कंपनी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ ये कंफ्यूज मत होना। तो संस्थापक श्रीगुप्त थे। कहा जाता है ये लोग किसके सामंत रहे होंगे? कुषाणों के। कहा जाता है कि गुप्त वंशीय जितने भी राजा हुए ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे, संभवतः यह कुषाणों के सामंत थे। सामंती व्यवस्था चूंकि देखने को मिलती है कहाँ से? सातवाहन काल में। और उसी समय में यवन शक पहले कुषाण भी जद्दोजहद कर रहे थे, ये जो विदेशी जातियां थी। तो ये कुषाणों के सामंत थे। कहा जाता है कि ये कुषाणों के सामंत थे। मौर्यों के बाद विघटित भारत को एक सूत्र में बांधने वाले गुप्तों का आरंभिक राज्य कहाँ था? उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्तों का अगर देखा जाए आरंभिक राज्य जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की, जैसे सातवाहनों का क्या था? दक्षिण में प्रतिष्ठान, मूल निवास स्थान था, लेकिन इन्होंने जो है उत्तर में आकर सामंती व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट किया, और बाद में जो है शासक भी बन बैठे। तो इसी तरह से इनका जो आरंभिक राज्य है वह कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश और बिहार में। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कुसुमध्वज पाटलिपुत्र। लेकिन एक और राजधानी यहाँ देखने को मिलेगी, उज्जैनी। किसके काल में? हाँ, उज्जैनी चली जाती है। चूंकि इनका राज्य विस्तार बहुत लंबा हो जाता है, तो उज्जैनी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर जहाँ पर है, तो उसको जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसको अपनी राजधानी बना ली थी। तो श्रीगुप्त को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये लोग कुषाणों के सामंत थे। तो श्रीगुप्त जो था यह कब शासक बनता है? कब बनता है?
240 से 280 ईस्वी के बीच में। ईस्वी देखिए बहुत ऑथेंटिक ये नहीं है, यह जो है बहुत ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि किताबों में कहीं अलग अलग मिलता है। और देखिए ज्यादातर किताबों में 319 से शुरुआत करते हैं गुप्त वंश की, क्योंकि 319 यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम यह जो होता है यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। क्योंकि यह ये लोग सब जो है इनकी बहुत कुछ इस तरह की उपलब्धियां नहीं रही हैं। अब देखिए कृष्णाणु के सामन ये तो आप जान गए। घटोत्कच का 280 से 319 ईस्वी, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 45 319 से कितना था इसका 319 से 335 319 से 335 ईस्वी तक मिलता है। और इसके बाद 75 वाला जाएगा। तो आरंभिक राज्य इनका कहाँ था? उत्तर प्रदेश और बिहार में। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र यानी पटना, जिसकी स्थापना किसने की थी? उदयभद्र और उदयन ने। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसका दूसरा नाम पुष्पपुर कुसुमध्वज मिलता है। तो देखिए अब देखिए गुप्त इतिहास जानने के पहले साधन जान लीजिए, उसके बाद इनको हम विस्तृत रूप से बताते हुए चलते हैं। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? क्योंकि लंबी लिस्ट है। ये शुरुआती जो शासक थे, यहां से सवाल भी बनते हैं। गुप्त इतिहास जानने के साधन या स्रोत, गुप्त वंश के इतिहास जानने के साधन या स्रोत। कहाँ से जानकारी मिलती है कि गुप्त क्या थे, इनके बारे में अन्य सारी जानकारियां, इनका राज्य कहाँ था, इनकी धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी व्यापार, सबके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है और ये थे कौन, ये जानने के साधन में हम देखेंगे। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के साधन। तो साधन जानते हैं। इतिहास, प्राचीन इतिहास में जानने के साधन क्या क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है, यानी साहित्यिक साधन स्रोत। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, और इसके माध्यम से जानकारियां होती हैं विदेशियों के विवरण से, विदेशियों के विवरण, इनसे जो है हम गुप्त वंश के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत से। ठीक, तो साहित्यिक स्रोत में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम किसको देखेंगे? पुराण। साहित्यिक स्रोतों में पुराण। पुराण आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश का इतिहास या गुप्त वंश के जानने के साधन में किस पुराण की महती भूमिका है? तो कौन कौन से पुराण हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। पुराणों में देखिए मत्स्य पुराण, हाँ बिल्कुल 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 एकदम उसी में आएंगे। साहित्यिक स्रोत में मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। और देखिए लौकिक साहित्य में कालिदास के विवरण भी आ जाएंगे। कालिदास के विवरण, विष्णु, वायु, मत्स्य नहीं है भाई, विष्णु और वायु तथा ब्रह्मांड पुराण। मत्स्य यहाँ नहीं है, सही कर लो। विष्णु, वायु और ब्रह्मांड, ये तीन पुराणों से, साहित्यिक स्रोतों में, ये पुराण में तीन पुराणों से जानकारी
प्राप्त होती है, खास करके वायु और विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण से कम जानकारी मिलती है। तो विष्णु, वायु और ब्रह्मांड पुराण। इसके अलावा देखिए विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम का नाटक है। विशाख दत्त कृत, इसी में ऐसे लिखते चलिए, चाहे इसमें नाटक पढ़ा लीजिए, यहाँ कालिदास के या लौकिक साहित्य लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, इसमें ऐसे लिखते जाइए, लिखते चलिए। विशाख दत्त कृत, विशाख दत्त कृत कौन सा नाटक है? देवी चंद्रगुप्तम। भाई इसको याद रख कर लेना, खूब पूछा जाता है। ये नाटक है विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम। नाटक से हमको क्या जानकारी मिलती है? रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में सूचना मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक से किसके बारे में जानकारी मिलती है? रामगुप्त। और वही एक लाइन बढ़ाते चलिए। अब लोग कहते हैं लिखाते हैं, तो हम इस तरह से बोलते चलते हैं, आप लिखते चलिए। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, द्वितीय के बारे में जानकारी हासिल होती है, जानकारी मिलती है। कहाँ से? ये खूब सवाल पूछा गया है। विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से देवी और चंद्रगुप्त जो चीजें जुड़ी है ना इसमें, देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी मिलती है। अभी रामगुप्त पर आएंगे तो बताएंगे इसकी कहानी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। अब दूसरा देखिए, कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाएं लगभग समस्त रचनाएं, चूंकि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? हाँ, द्वितीय के दरबार में, नवरत्नों में से थे ना, नवरत्न। तो इन नवरत्नों में कालिदास की रचनाएं लिख सकते हैं। कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं। अच्छा, इन रचनाओं से किस चीज की जानकारी मिलती है? तत्कालीन समय के समाज एवं संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। जो कालिदास की रचनाएं हैं, यानी गुप्त काल के समाज और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। समाज और संस्कृति पर इनकी रचनाओं के द्वारा प्रकाश डाला गया है। समाज और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। तो ये कालिदास की रचनाएं गुप्त काल के जो इतिहास के जानने के प्रमुख साधनों में से कालिदास की रचनाएं भी हैं। तीसरा देखिए, शूद्रक का वृक्ष कटिकम, शूद्रक कृत वृक्ष कटिकम, शूद्रक कृत वृक्ष कटिकम। तीसरा में लिखिए, शूद्रक कृत वृक्ष कटिकम। यह भी नाटक है, वृक्ष कटिकम। शूद्रक का वृक्ष कटिकम नाटक है। इससे और दूसरा है वात्सायन का कामसूत्र, वात्सायन का वात्सायन का कामसूत्र। इन दोनों से प्रशासनिक व्यवस्था, इन दोनों से शासन व्यवस्था और नगरीय जीवन की जानकारी मिलती है। यानी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगरीय जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। शासन व्यवस्था और नगरीय जीवन के विषय में जानकारी मिलती है, नगर जीवन के विषय में।
जानकारी हासिल होती है। तो वात्सायन का कामसूत्र हो गया, शूद्रक का मृच्छकटिकम हो गया, कालिदास की रचनाएं हो गई, विशाखादित्य का देवी चंद्रगुप्तम नाटक हो गया, और साहित्यिक में पुराणों में विष्णु और वायु पुराण मत भूलना, विष्णु और वायु पुराण, साथ में ब्रह्मांड पुराण, इनसे भी जानकारी हासिल होती है। अरे गुप्त में देखो ये छोटा ऊ लगा है, विष्णु और वायु में भी छोटा ऊ लगा है, कुछ इस तरह से मैचिंग कर लिया, दिमाग में रख लिया है कि ये दो पुराण जो है। अब देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण देख लेते हैं। साहित्यिक साधन में ये सब रचनाएं रही हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, साहित्यिक स्रोत आपने देखा। दूसरा देखिए, तो विदेशी यात्रियों में खास करके चीनी यात्री जी, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी ऐसे लिखिए, विदेशियों, विदेशी यात्रियों का विवरण, मतलब इनके इतिहास जानने के साधन में विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में देखिए, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि 375 से 415 ईस्वी के बीच में। चीनी यात्री फाहियान मध्य देश की जनता के बारे में वर्णित किया है। चीनी यात्री फाहियान, इसमें लिख लीजिए, चीनी यात्री फाहियान, इसकी किताब का क्या नाम है? क्योंकि और उनका जो यात्रा विवरण मिलता है वेनसान का, सीयू की। अब देखिए वेनसान, ये भी चीनी यात्री था ना, वेनसान सीयू की, ये पूछा गया है, सीयू की। तो चीनी यात्री ये जो मध्य देश की जनता के बारे में बताता है कि ये लोग कैसे रहे हैं, इनका खान पान, मध्य देश यानी कि मध्य देश की जनता के बारे में वर्णन किया है, मध्य देश की जनता के बारे में लिखा है। वेनसान और फाहियान। अब देखिए, ये अगर इसका कार्यकाल पूछा जाता है कि किस सदी में आया था फाहियान, तो 375 415 का मतलब चौथी सदी हो जाएगा, चौथी और पांचवी सदी। और अगर पूछा जाएगा वेनसान कब आया था, 669 के आसपास, किसके कार्यकाल में आया था? हर्ष के कार्यकाल में आया था ना, तो यानी कि इसके बाद आया था, यानी कि 7वीं सदी। ये कब आया था? 7वीं सदी, ये पूछा गया है, सती पूछ लिया गया था, 7वीं सदी में आया था वेनसान, यानी 600 समथिंग, 669 में लगभग आया था। या देख लीजिएगा इसका वो वेनसान हर्ष के कार्यकाल में 7वीं सदी में आया था। और वेनसान में देखिए क्या क्या वर्णन किया है। कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त और बालादित्य के बारे में लिखा है। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? शक्रादित्य। अभी आएंगे वहां तो पढ़ाएंगे। कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त और बालादित्य, इसने वर्णन जो किया है, कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त और बालादित्य, आदि गुप्त शासकों की जानकारी यह देता है। बालादित्य आदि गुप्त शासकों की जानकारी इससे प्राप्त होती है, गुप्त शासकों की जानकारी देता है वेनसान। कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त
और बालादित्य के बारे में। और ये कहता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा में महाविहार की स्थापना करवाई थी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। जो बौद्ध धर्म के आचार्य कौन थे? शीलभद्र। तो इन्होंने यही एक ये बात भी लिखी है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा में क्या बनवाया था? हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, या यूँ कह सकते हैं कि नालंदा विहार, विश्वविद्यालय या नालंदा में विहार बनवाया था। यह बात वेनसांग भी स्वीकार कर रहा है। और क्या कहता है कि उसका प्रिंसिपल कौन था? शीलभद्र उसका प्रधानाचार्य था। ये कह रहा है कि नालंदा महाविहार की जो स्थापना की थी वह कुमारगुप्त ने की थी, नालंदा महाविहार। और ये क्या बताता है? कालिदास को हूण मिहिर कुल का विजेता बताया है। सॉरी, बालादित्य को हूण मिहिर कुल का विजेता बताया है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। वेनसांग बताता है कि बालादित्य ने किसको हराया था? हूण शासक मिहिर कुल को हराया था। बालादित्य को हूण नरेश, हूण शासक मिहिर कुल का विजेता बताता है। मिहिर कुल का विजेता बताया है। जबकि यह जो है पतित नरेश थे उस समय के। भाई, स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त वगैरह जो भी हुए, बुद्धगुप्त या बालादित्य, ये सब क्या थे? कमजोर शासक थे गुप्त वंश के। लेकिन ये वेनसांग कहता है कि बालादित्य ने हूण नरेश मिहिर कुल को हराया था, यानी कि बालादित्य को हूण शासक मिहिर कुल का विजेता बताता है। कौन बताता है? वेनसांग। आगे देखते हैं। पुरातात्वीय प्रमाण देख लीजिए। पुरातात्वीय प्रमाण में अभिलेख, सिक्के और स्मारक मिलते हैं। ये विदेशी यात्रियों का विवरण, चीनी यात्रियों का खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पुरातात्वीय विवरण, इनका कौन सा है? पुरातात्वीय अभिलेख, पुरातात्वीय साधन यानी पुरातात्वीय प्रमाण। इनके जानने के पुरातात्विक प्रमाण कौन कौन से हैं? अभिलेख, सिक्के, सिक्कों से जानकारी होती है जी, बिल्कुल। और स्मारक, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेख में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख कौन सा है गुप्त काल का? कोई बताएगा? प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूरे गुप्त वंश का सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जो विशेष जानकारियां देता है गुप्त वंश के बारे में। तो अभिलेखों में देखिए सर्वप्रथम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। अभिलेख में अगर देखें तो प्रयाग प्रशस्ति मतलब समझ रहे हैं? हाँ, इसको क्या कहा जाता है? चरित्र काव्य। चरित्र के बारे में प्रशंसा की है ना अपने नरेश, समुद्रगुप्त की प्रशंसाओं में इसकी उपलब्धियों का बखान किया गया है ना, इसीलिए इसको चरित्र काव्य कहा गया है। चंपू शैली में लिखा गया है, अभी बताएंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति का भी अपना इतिहास है। प्रयाग प्रशस्ति किस वंश के बारे, किस राजा के बारे में प्रशंसा कर रहा है? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों यानी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। सवाल पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में
उसकी उपलब्धियों विजयों के बारे में चर्चा की गई है। उसने कहा कि आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण के 12 राजाओं को विजित किया था। तो ये चीजें प्रयाग प्रशस्ति में मिलती हैं। और इसके रचनाकार कौन थे? हरिसेन। रचनाकार हरिसेन खूब पूछा जाता है। हरिसेन इसके दरबारी कवि रहे होंगे। हाँ, ये जो आर्यावर्त दक्षिणावर्त के राजाओं को हराया था, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। हाँ, भारत का नेपोलियन क्या था? फ्रांस का राजा था ना। वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में अपने राज्य को विस्तृत कर लिया था। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा है? भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कहा है। ये भी बात बताएंगे, समुद्रगुप्त में आएंगे तब। तो प्रयाग प्रशस्ति पहले आप समझिए, पुरातात्विक प्रमाण जो गुप्त वंश के जानने के साधन कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं श्री गुप्त से। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है, यानी कि समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय तथा व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक से कहानी शुरू करता है। यह राज्याभिषेक, दिग्विजय यानी विजयों पर दिग्विजय, और उसके व्यक्तित्व पर भी यह प्रकाश डालता है। तो देखिए, ये सब राजा जो है गुप्त वंश के, जो विकेंद्रीकृत भारत था उसको फिर से एकीकृत करने का इन्होंने सफल प्रयास किया। जो कार्य सातवाहन और कुषाणों ने नहीं किया वह कार्य गुप्तों ने किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति देख लीजिए, हरिसेन द्वारा रचित थी भाई। इसको इसीलिए देखिए, क्योंकि यह किसकी प्रशंसा में लिखा गया? समुद्रगुप्त की। इसलिए इसको चरित काव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चरित काव्य। प्रयाग प्रशस्ति ऐसे डाल लीजिएगा, हेडिंग ऐसे लिखते चलिए, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। चरित काव्य, और इसकी जो शैली है कैसी है? चंपू शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में। इसके बारे में विशेष तौर पर बता दें, इसके चूंकि खूब सवाल बनते हैं। और यह देखिए, सर्वप्रथम उत्कीर्ण किसने करवाया था? किसने उत्कीर्ण करवाया था? सर, इसकी स्थापना तो अशोक ने की। हाँ, वेरी गुड, अशोक ने। इस पर देखिए बहुत सारे राजाओं का डिटेल मिलता है। इसको सबसे पहले किसने उत्कीर्ण करवाया था? अशोक ने। कहां पर? कौशाम्बी में। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति को जो है उत्कीर्ण करवाने का कार्य किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने। और उसके बाद इसकी कहानी शुरू होती है। फिर इस पर जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन समुद्रगुप्त की प्रशंसा और उपलब्धियों के बारे में उत्कीर्ण करवा देते हैं। अब देखिए, इसकी इंपॉर्टेंसी इतनी अधिक थी कि मध्यकाल में आकर अकबर के समय में राजा तो अकबर था, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसने इसको उठाकर ले गया वहां प्रयाग में पहुंचाया, मथुरा से कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित करवाया, तो अकबर के काल में जहांगीर ने। अगर जहांगीर नहीं रहेगा तो अकबर लगाइए, अगर अकबर जहांगीर है तो जहांगीर लगाइए। तो अकबर ने इसको वहां स्थापित करवाया अपने किले में। कभी जाइएगा देखिए, देखने हमारे जिले में है प्रयाग में। हाँ, तो वहां स्थापित करवाया था। अब देखिए अशोक, देखिए अभी से इस प्रयाग प्रशस्ति से कितने राजाओं का संबंध जुड़ा है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर, बीरबल वगैरह वगैरह लोगों की जानकारियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक भाई। और इसकी देखिए, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा क्या है? लिख दें क्या? नहीं लिख पाए?
सर्वप्रथम किसने उत्कीर्ण करवाया? सर्वप्रथम उत्कीर्ण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कहाँ पर? कौशाम्बी में। मौजूदा समय में कहाँ पर है? खंडित हो गया, खंडित अवस्था में प्रयाग में है, इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त इससे जुड़े हैं। उसके बाद अकबर, जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन मिलता। बीरबल कौन थे? हास्य कवि। हाँ, तो इन सब लोगों का इतिहास इनसे जुड़ा है। इसमें लिख लीजिए, यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था। मूलतः कहाँ था? कौशाम्बी में था। पहले कौशाम्बी भी जिले प्रयाग का ही एक पार्ट हुआ करता था। मायावती जी के शासन काल में यह एक दूसरा जिला बन गया, कौशाम्बी जिला। नहीं तो कौशाम्बी क्या था? पहले हमारे जिले यानी प्रयाग यानी इलाहाबाद से जुड़ा था। तो प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर के द्वारा। इलाहाबाद यानी जहाँ अल्लाह का वास हो, यानी कि प्रयाग। तो ये जो है हरिसेन ने रचित की, लिख लीजिए। मूलतः कौशाम्बी में था। अकबर के समय में जहांगीर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित कराया। इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? 33 पंक्तियां हैं भाई। कुल कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 33 पंक्तियां हैं। भाषा क्या है? संस्कृत। चंपू शैली। शैली कैसी है? चंपू शैली। चंपू शैली। लिपि ब्राह्मी बताते हैं। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, चंपू शैली में लिखा गया है। तो महादंडनायक हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिपिबद्ध किया। वही महादंडनायक तिलक भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति लेख को क्या किया था? निर्गत करवाया था। तिलक भट्ट थे, ये नहीं पूछेगा, इतनी जान लीजिए, नहीं ज्यादा हो जाएगा। हरिसेन तक जानिए। तिलक भट्ट ने ही इस लेख का अनुष्ठाता कहा जाता है तिलक भट्ट को, या समुद्रगुप्तकालीन इतिहास का दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण मतलब आईना। समुद्रगुप्तकालीन इतिहास का दर्पण भी इसे कहते हैं। और तमाम सारी जानकारियां इससे प्राप्त होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत सारा कुछ है। तो ये अगर कहीं से भी कुछ पूछेगा, ये इससे ज्यादा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, सबसे पहले किसने उत्कीर्ण करवाया था? अशोक ने। मूलतः कहाँ? कौशाम्बी में। उसके बाद हरिसेन द्वारा रचित किया गया प्रयाग प्रशस्ति। इसकी उपलब्धियों का बखान किया गया है समुद्रगुप्त की। उसके दिग्विजयों की उपलब्धियों और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। राज्याभिषेक उसका कैसे हुआ, इस पर प्रकाश डाला गया है। इसको चरित काव्य कहा जाता है। शैली कैसी है? चंपू है। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। और 33 पंक्तियां हैं इसमें भाई। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का, दिग्विजय का ये भी वर्णन करता है। इसको मिटा दें। चलिए दूसरा लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। तो यह भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय की जानकारी देता है, यानी कि विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। उसके बाद उत्तरी बंगाल से प्राप्त कुमारगुप्त प्रथम के लेख। एक लेख मिलता है उत्तरी बंगाल से। किसका? कुमारगुप्त प्रथम का। उत्तरी बंगाल से प्राप्त लेख। कुमारगुप्त प्रथम का। तो इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि संपूर्ण बंगाल कुमार गुप्त काल में गुप्त वंश में रहा होगा।
क्योंकि वहां उत्तरी बंगाल से क्या मिल रहा है, कुमारगुप्त प्रथम के लेख मिल रहे हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि जो है उत्तरी बंगाल में संपूर्ण बंगाल गुप्तों के अधीन रहा होगा। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख देखिए, स्कंदगुप्त का भीतरी स्कंद लेख, भीतरी स्कंद लेख। और देखिए इन्हीं का एक और है जूनागढ़, जूनागढ़ मतलब गिरनार, जूनागढ़ लेख स्कंदगुप्त का ही। इन दोनों लेखों से भी गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए एक सुदर्शन झील के बारे में हमने चर्चा की थी, याद आ रहा है? सुदर्शन झील का निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। और उससे जुड़े हुए अशोक भी हैं, रुद्रदामन है, और कौन जुड़ा है? स्कंदगुप्त। बात समझ रहे हैं? तो इसका भी हम आपको इतिहास लिखवा दे रहे हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, तो सुदर्शन झील के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए पहले स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी हमें गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी लेख, भीतरी स्तंभ लेख, स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख, इन दोनों से हमें जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर देखा जाए तो गुप्त वंश के जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। स्टार बना के चाहे लिख लीजिए, लिख लीजिए गुप्त वंश के अभिलेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत है, विशुद्ध संस्कृत है, और तिथिया गुप्त संवत में लिखी गई है, तिथिया गुप्त संवत में लिखी गई है, तिथिया गुप्त संवत में लिखी गई। अभिलेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत है और तिथियां गुप्त संवत में लिखी गई हैं, तिथियां गुप्त संवत में लिखी गई हैं। तो कहीं आप ऐसे सुदर्शन झील एक हेडिंग बना लीजिए, वहीं पर हम सब लिखवा देते हैं, सारे शासक जो उससे जुड़े रहे। आज कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं? चलिए सुदर्शन झील के बारे में लिख लीजिए, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील की स्थिति अगर देखें, कहां पर यह स्थित है, स्थिति तो कहां पर स्थित है, कोई बताएगा? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र प्रांत के गिरिनार, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, सौराष्ट्र मतलब वर्तमान समय का गुजरात। तो सौराष्ट्र, चाहे पोस्टर में लिख लीजिए जिसको न समझ में आए, सौराष्ट्र प्रांत का स्थिति इसकी क्या थी? सौराष्ट्र प्रांत के गिरिनार यानी जूनागढ़, गिरिनार इसको क्या कहते हैं? जूनागढ़। ये कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र प्रांत के गिरिनार यानी जूनागढ़ में। ओके, हाँ आगे देखिए, इसका निर्माता कौन था? नीचे लिखिए निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य लिख लीजिए, नहीं यहां आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसी समय देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का जो प्रांतपति यानी गवर्नर यानी राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। इसने इस झील का निर्माण करवाया था। बात समझ में आई? पुष्यगुप्त वैश्य ने। अगर पूछा जाएगा किस राजा ने करवाया था,
और ज्यादातर यही पूछा जाता है पुष्यगुप्त वैश्य, क्योंकि वह गवर्नर था। जैसे आज गवर्नर होते हैं, ऐसे प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे मौर्य काल में। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने, अब देखिए यह जो है चूंकि सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था और उसने देखा कि जहाँ पर जो है इस पर एक झील का निर्माण कर दिया जाए तो इससे जो है जल इकट्ठा हो जाएगा, किसानों को, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा, कुछ दिमाग में उसके जरूर चला होगा। तब इसने जो है पत्थरों को इकट्ठा करवा के वहाँ पर इस झील का निर्माण करवा दिया। अब अगर पूछा जाए कि यह झील जो है किस नदी किस पर्वत के बीच में है, ये भी जान लीजिए। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। अशोक के समय में यहां से क्या निकलवाई गई, नहरें। अशोक ने इसका क्या किया, हाँ, इसके अशोक के समय में राज्यपाल कौन था, तुषास्प, नीचे लिख लीजिए। दूसरा राजा कौन जुड़ा है इससे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक। अभी बता रहे हैं कौन सा पहाड़ है इस पर, अशोक। अशोक के समय में यहाँ का गवर्नर कौन था, तुषास्प। तुषास्प, और इस तुषास्प ने क्या किया, यहाँ से नहरें निकलवा दी। इसने जो है इस झील से नहरें निकलवाई। अशोक का प्रांतपति जूनागढ़ का, ये समझ जाएंगे ना। गवर्नर कौन था, तुषास्प। इसने क्या किया, अशोक के समय इस प्रांत के राज्यपाल यवन तुषास्प था। यह था कौन, ये वैश्य थे, यह यवन था। यवन यानी यूनानी रहा होगा। यवन राज्यपाल तुषास्प ने झील से पानी के निकास के लिए नहरें बनवा दी। एक वहां पर पर्वत है रैवतक एवं उर्जयन, पर्वतों के बीच ये जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर, कौन सा पर्वत है, अच्छा पहले चारों को लिख लीजिए फिर बता रहे हैं। तीसरे, यह जो है बांध बीच में टूट जाता है भाई। यह बांध जो है, यह बांध 2 बार टूटा है। एक बार यही सवाल पूछा गया था, यह बांध कितनी बार टूटा है, 2 बार टूटा है। तो पहली बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, रुद्रदामन ने। तीसरा आइए भाई, रुद्रदामन। अब रुद्रदामन के समय में कौन था वहां का गवर्नर, सुविशाख पहलव। गवर्नर कौन था, सुविशाख पहलव। तो इसने किया क्या, जब वह बांध टूट गया तो पुनः टूटे हुए बांध का क्या करवाया, पुनर्निर्माण। राज्यपाल को उस समय क्या कहा जाता था, गोप्ता। गोप्ता, राज्यपाल को क्या कहा जाता था, गोप्ता यानी गवर्नर। तो रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था उसका क्या नाम था, सुविशाख। क्या नाम था, सुविशाख। इसने क्या किया, जो 2 बार टूटा, तो सबसे पहली बार शक शासक रुद्रदामन 150 ईस्वी, इनका ये कौन सा शासक था, ये दोनों तो मौर्य थे ना, ये भी बताना पड़ेगा, जानते हैं ना। ये शक शासक था 150 ईस्वी। सुविशाख ने क्या किया, इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। लिख लीजिए, लेकिन विशेषता क्या थी, झील का पुनर्निर्माण करवाया। ऐसे लिख लीजिए जिससे पता चल जाए, टूटे हुए बांध का पुनर्निर्माण करवाया। बांध कृत्रिम बांध था ना, पुनर्निर्माण
किसने करवाया? 2 बार टूटी थी, एक रुद्रदामन के समय और दूसरा स्कंदगुप्त के समय। ठीक, लेकिन उस समय जो ये बड़े बड़े कार्य हुआ करते थे वो कैसे होते थे? सामूहिक श्रम के द्वारा होते थे, बेगार के द्वारा होते थे। बेगार को क्या कहा जाता था? विष्टि। विष्टि मतलब बेगार। एक विष्टि शब्द मिलता है, विष्टि। विष्टि का मतलब क्या होता है? बेगार लेना। बेगार का मतलब बिना वेतन, बिना किसी श्रम मूल्य के आपसे बेगारी ले ली जाए। बात समझ रहे हो? फ्री में काम करा लिया जाए। चलो भाई आज हमारे खेत में काम करो। राजा का कार्य है, सामूहिक कार्य है, बांध टूटा है उसको बनवाना है। लेकिन नहीं, रुद्रदामन ने क्या किया? अपने पैकेट से, अपने पॉकेट यानी अपने जेब से किसी का इसमें बेगार नहीं लिया, अपने राजकोष से इस टूटे हुए बांध का पुनर्निर्माण करवाया। यही सवाल पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं कि उसने जो है जनता के ऊपर ना कोई टैक्स लगाया, ना कोई विष्ट बेगार लिया, और अपने कोष से झील का पुनर्निर्माण करवाया। और पुनर्निर्माण भी कैसा करवाया? 3 गुना और विस्तार इसका कर दिया, 3 गुना मजबूत करवा दिया भाई। मतलब जो उसकी मजबूती थी कई लेयर में करवा दिया और उसका विस्तार भी कर दिया, 3 गुना और मजबूत करवा दिया भाई। 3 गुना मजबूत करवाया और बिना किसी जनता पर टैक्स लगाए, बिना बेगार और कर के, बिना किसी बेगार और कर के। जितने सवाल हम पढ़ा रहे हैं गुप्त में, ये सारे के सारे सवाल आए हुए सवाल हैं एकदम। तो रुद्रदामन ये शक शासक था 150 ईस्वी। इसका जो गोप्ता था यानी गवर्नर, राज्यपाल सुविशाख था। इसने टूटी हुई झील के बांध को पुनः से निर्मित करवाया, लेकिन इसकी विशेषता यह थी कि यह 3 गुना उसको मजबूत करवाया, विस्तार भी दिया, और साथ में वह किसी बिना टैक्स के यानी जनता पर कोई कर नहीं लगाया, और ना ही किसी तरह की विष्ट यानी बेगार करवाया। अब देखिए दूसरी बार, स्कंदगुप्त के समय में चौथे राजा कौन जुड़े थे सुदर्शन झील से? स्कंदगुप्त। अब देखिए इनके समय में जो है यहाँ का राज्यपाल कौन था? पर्णदत्त। पर्णदत्त का एक पुत्र था चक्रपालित। गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। अब पर्णदत्त तो गवर्नर था, लेकिन अगर पूछा जाए कि वहां का पार्टिकुलर प्रशासक कौन था, उसका लड़का चक्रपालित, जिसका बहुत बड़ा रोल था। अगर पर्णदत्त चक्रपालित रहे तो चक्रपालित लगाना, अगर चक्रपालित नहीं पर्णदत्त है तो पर्णदत्त लगाना। बात समझ रहे हो? तो ये गवर्नर अगर पूछा जाए कि स्कंदगुप्त के समय जूनागढ़ यानी गिरनार का गोप्ता, राज्यपाल या गवर्नर कौन था? पर्णदत्त था। लेकिन सुदर्शन झील वाला जो स्थान है यानी गिरनार का प्रशासक कौन था? चक्रपालित था। प्रशासक कौन था? चक्रपालित। तो इसने कहा देखो बेटा, ये जो बांध है बड़ा प्राचीन है, मौर्य काल का है, ये टूट गया है, तो इसको तुम जो है, क्योंकि तुम यहाँ के प्रशासक हो और मैं गवर्नर हूँ। बात समझ रहे हो? जैसे हरदोई का इस समय कौन है प्रशासक? डीएम साहब कुलाधिक नहीं हरदोई, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन। तो आनंदीबेन के मान लीजिए पुत्र हुए तो कहेंगे देखो उस कार्य को करवा लीजिए, तुम्हारे हरदोई में ये बांध टूटा हुआ है। इस तरह से पर्णदत्त यानी चक्रपालित के द्वारा इस बांध को पुनः पुनर्निर्मित किया गया, यानी कि इन दोनों के समय में यह बांध 2 बार टूटा था, 2 बार टूटा था। रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के समय। पूरी कहानी जान गए? तो इसके पुत्र चक्रपालित जो गिरनार का प्रशासक था ने बांध का पुनः निर्माण करवाया, बांध का, टूटे हुए बांध का पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण करवाया।
हमको लगता है याद हो गया होगा। प्रयाग प्रशस्ति और सुदर्शन जी आएगा छोटे बड़े सारे एग्जाम। तो अब देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त के समय कौन था, बोलते चलिए, कौन था गवर्नर गिरनार का? पुष्यगुप्त। अशोक के समय में सुशासक, रुद्रदामन के समय में सुविशाख, स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त। बांध कितनी बार टूटा? 2 बार। शक शासक रुद्रदामन के समय में, और गुप्त शासक, इसमें तो गुप्त जुड़ा ही है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में 2 बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। खास विशेषता क्या रही? इसको 3 गुना कराया गया। एक बार यही पूछा था, इस शासक ने सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को 3 गुना, यानी 3 गुना मजबूती प्रदान की, यानी विस्तार के साथ स्कंदगुप्त, रुद्रदामन ने, सुविशाख, और बिना किसी विष यानी बेगार के। आइए देखते हैं इसकी स्थिति क्या थी। एक यहाँ पर रायवतक और उज्जैन पर्वत थे। रायवतक, जो सुदर्शन झील थी, वो रायवतक और उज्जयंत पर्वत के बीच में नदियां कहाँ से निकलती हैं? जल का स्रोत पहाड़ होते हैं कि नहीं? पर्वत के बीच में नदी का नाम बता रहे हैं। रायवतक और उज्जयंत पर्वत के बीच में पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर पलासिनी नदी एवं सुवर्ण सिकता नदी को आपस में जोड़ दिया गया था। रायवतक एवं उज्जयंत पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर पलासिनी नदी एवं सुवर्ण सिकता, उज्जयंत पर्वत के जल स्रोतों के ऊपर पलासिनी और सुवर्ण सिकता, ये 2 नदियां थी भाई, जान लीजिए। सुवर्ण सिकता नदी को आपस में जोड़कर सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। सुदर्शन झील निर्मित की गई थी। झील समझ रहे हैं ना? जहां पानी इकट्ठा हो जाए, कहीं ब्रेकर लगा दिया जाए, तो इस तरह से सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। आपसे पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील से नहरें किसने निकलवाई? अशोक ने निकलवाई। उस समय उसका गवर्नर कौन था गिरनार का? सुशासक था। बांध कितनी बार टूटा? 2 बार टूटा, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के समय में। निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक भाई, आगे चलते हैं, सिक्के देखते हैं। आइए गुप्त पे। ज्यादातर जो नदी और पहाड़ नहीं आप किताब में पाए होंगे। तो देखिए, सिक्के, इनके जानने के साधन में सिक्कों का बहुत बड़ा रोल है। सिक्के देखिए, सिक्के जो है सबसे ज्यादा किस धातु के सिक्के इन्होंने जारी किए थे गुप्तों ने? स्वर्ण, यानी स्वर्ण के। तो स्वर्ण, रजत और तांबे सिक्के इनके जो मिलते हैं, स्वर्ण, रजत और तांबे के मिलते हैं। स्वर्ण, रजत और तांबे के। स्वर्ण, रजत और तांबे के। आपसे पूछा जाएगा सवाल कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सर्वाधिक बड़ा ढेर कहां से मिला है? बयाना से। ये बयाना कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। वेरी गुड। देखिए,
इसी में लिख लीजिए एक लाइन, स्वर्ण सिक्कों का सर्वाधिक बड़ा ढेर, इसी में लिख लीजिए। हम तो अब इतना लिखाते भी नहीं है, पहले आप लोग परेशान हो जाते थे, सर बहुत लिखवा देते हैं। लिख लीजिए, स्वर्ण सिक्कों का सर्वाधिक बड़ा ढेर राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के बयाना एक स्थान है, वहां से प्राप्त हुआ है। पीसीएस में सवाल पूछा गया है कि गुप्त समय के, गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों का सर्वाधिक बड़ा ढेर कहां से मिला है? बयाना से। कहां से मिला है? बयाना कहां पड़ता है? राजस्थान में। स्वर्ण सिक्के का ढेर, बहुत बड़ा ढेर यहां से मिला है। किस काल का स्वर्ण सिक्का? गुप्त काल का। तो गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला है? बयाना से। दूसरा देखिए, तो यहाँ पे जो सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन सिक्कों को दीनार, दीनार कहा जाता था ना। कुछ सिक्कों पर तिथियां मिलती हैं, कुछ सिक्कों पर क्या मिलता है? तिथियां। आपसे अब पूछा जाएगा सवाल कि गुप्त संवत किसने चलाया? गुप्त संवत किसने चलाया था? कौन बताएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। कब चलाया था? 319 ईस्वी में। और किस खुशी में चलाया था? अपने राज्याभिषेक की खुशी में। उसका राज्याभिषेक कब होता है? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का जब राज्याभिषेक होता है, और वह राज्याभिषेक की खुशी में कौन सा संवत चलाता है? गुप्त संवत। और गुप्त संवत की तिथियां जो है इनके सिक्कों में देखने को मिलती है। अब देखिए, सिक्के हम और विधिवत बताएंगे, लेकिन अभी सिक्कों के जैसे स्रोत के बारे में आप मोटा मोटा जानिए कि एक सिक्के के मुख भाग पर चंद्रगुप्त प्लस यानी कुमार देवी की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर लिच्छवया उत्कीर्ण है। कहने का मतलब, अब देखिए, राजा पहले नाम उत्कीर्ण करवाते थे, अब राजा क्या कर रहे हैं? अपनी तस्वीर, अपने इसकी फोटो, मतलब अपने चेहरे को उत्कीर्ण करवा रहे हैं, उस पर टंकित करवा रहे हैं। किस पर? स्वर्ण सिक्के पर। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसकी रानी कौन थी? कुमार देवी। कौन थी? कुमार देवी। और यह कुमार देवी किसकी पुत्री थी? लिच्छवियों की। हाँ, किसी लिच्छवी की, अभी आएंगे तो हम कौन से लिच्छवी थे? लिच्छवी पुत्री थी, लिच्छवी नरेश की पुत्री थी, लिच्छवी नरेश। तो इसके एक सिक्के पर, यानी स्वर्ण सिक्के पर, इसके कह रहे हैं मुख भाग पर क्या मिल रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के चित्र मिलते हैं, आकृति उकेरी गई है। और उसके पृष्ठ भाग में, तेल वाले भाग पर क्या लिखा गया है? लिच्छवया। लिच्छवया, लिच्छवया लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि लिच्छवियों से इनके जो है रिश्तेदारियां रही होंगी, संबंध रहे होंगे। इस तरह से उन्होंने लिच्छवियों का सहयोग भी प्राप्त किया होगा। कैसे? जैसे बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, तमाम ऐसे राजा हुए हैं। मध्यकाल में तो धुआंधार रिश्तेदारियां किए हैं। तो ये लोग क्या करते थे? आपस में शादी विवाह, यानी कि रोटी बेटी का रिश्ता कर लेते थे, जिससे भाई हमारा भी राज्य चलता रहे, आपका भी चलता रहे, कुछ इस तरह से। तो चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी और लिच्छवया, तो इनके एक सिक्के पर क्या मिल रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की चित्र अंकित है, चित्र उकेरा गया है, और पीछे पृष्ठ भाग पर लिच्छवया शब्द लिखा गया है। विस्तृत लिखाएंगे, अपने भाषा में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। स्वर्ण सिक्के के, एक स्वर्ण सिक्के के मुख भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर लिच्छवया उत्कीर्ण है। तो लिच्छवियों से इनके संबंध जग जाहिर हो रहे हैं कि नहीं? सिक्कों के माध्यम से। इतिहास का कनेक्शन सिक्कों से है कि नहीं? इनके इतिहास का
है। दूसरा सिक्का देखिए, समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के मिले हैं। जो एक और सिक्का मिला है वो समुद्रगुप्त का है, उसमें वो समुद्रगुप्त का अश्वमेध, यानी कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी किए होंगे, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। इसी प्रकार का देखिए, इसको कविराज भी कहा गया है ना, कवि कहा जाता था समुद्रगुप्त को। और यह जो है वीणा बजाता था, समझ रहे हो, वीणा का जो है यह वादन करता था। इसलिए इसने जो अपने सिक्के बनवाए, कुछ सिक्कों पर वीणा को धारण करते हुए बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त के। तो सिक्कों से इनके इतिहास व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल रही है कि नहीं, कि यह संगीत प्रेमी रहा होगा, बात समझ रहे हैं। और अश्वमेध प्रकार का सिक्का मतलब इसका जो है भागवत धर्म में आस्था रही होगी और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किए रहे होंगे, तभी तो इसने सिक्के जारी किए। तो इससे इनके सिक्कों से इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक व्याघ्र हनन सिक्का मिला है। एक चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसका पुत्र था ना समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। इसका एक सिक्का मिला है जिस पर इसने जो है क्या किया है, एक व्याघ्र मतलब शेर को मारते हुए दिखा। व्याघ्र, बाघ दूसरा होता है शेर, हाँ टाइगर, वो तो लायन होता है, शेर टाइगर होता है, बाघ पैंथर, हाँ तो हो गया। मतलब वो जंगली जो खूंखार जानवर है उसका वो हनन कर रहा है, उसका वध करते हुए दिखाया गया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है पराक्रमी रहा होगा, तभी वह बाघ का शिकार कर रहा है, शिकार पर भी जाता रहा होगा, शिकार आमोद प्रमोद का साधन भी रहा होगा तत्कालीन समय में। सिक्कों से यह अनुमान लगाया जा सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्याघ्र हनन प्रकार का एक सिक्का मिला है, व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का मिला है, व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का प्राप्त होता है। इससे भी हम इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से पश्चिमी भारत यानी शक प्रदेश पर विजय की सूचना मिलती है। यानी कि बाघ कहाँ रहते थे, बाघ कहाँ रहते थे, पश्चिमी भारत में कह रहे हैं, पश्चिमी भारत, गिरनार वगैरह। आज भी वहाँ पे कौन सी सफारी बनाई है, शेर पाए जाते हैं कि नहीं आपके मध्य प्रदेश और गुजरात में, हाँ जो भी है लाइन सफारी में। तो कह रहे हैं कि वहां पर शकों की उन्होंने विजय की रही होगी, तभी उस क्षेत्र में जहां पर बाघ पाए जा रहे हैं वहां वह शिकार करने गया होगा, तभी तो इस प्रकार के वह सिक्के जारी किया होगा। बात समझ रहे हैं। यानी कि शकों पर विजय प्राप्त करने की सूचना सिक्कों से भी हमें प्राप्त होती है गुप्तकालीन। और दूसरे देखिए, एरा तथा भिलसा से रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं। एरा तथा भिलसा से, एरण तथा भिलसा से रामगुप्त की, जिसकी ऐतिहासिकता बड़ी संदिग्ध है, रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं। रामगुप्त के सिक्के उसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि के लिए पर्याप्त है। रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी कि कहते हैं कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र रहे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़ा भाई था और यह विलासी प्रवृत्ति का था, शकों से अपने राज्य और अपनी दुहिता यानी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी। कहानी आएगी जब ये आएंगे तब, अभी ये जानिए स्रोत। इसने हत्या करके इसने राज सिंहासन प्राप्त कर लिया और अपनी इसकी पत्नी को भी हरण या वरण कर लिया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई की हत्या करके बताते हैं कि वह सिंहासन प्राप्त करता है, क्योंकि वह अलोकप्रिय हो गया। जैसे वहां पर कौन, सिमुक की हत्या होती है और कृष्ण राजा बनता है, लेकिन जब सिमुक का पुत्र सातकर्णी
प्रथम जो है वयस्क हो जाता है तो वह शासन सत्ता उसको सौंप देता है, जबकि वह 23 वर्ष शासन करता है सिमुक, और 18 वर्ष कृष्ण यानी कान्ह भी शासन करता है, लेकिन वह अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं। इसका मतलब सिमुक लोकप्रिय रहा होगा, तभी तो उसके पुत्र को उसने सत्ता सौंप दी। तो इस तरह से रामगुप्त के सिक्के कहां से प्राप्त हो रहे हैं? एरा तथा भिलसा से, जिससे रामगुप्त की ऐतिहासिकता की जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ, कोई रामगुप्त नाम का भी कोई गुप्त शासक रहा होगा समुद्रगुप्त के बाद। इन सिक्कों से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे देखिए, टाइम है? हाँ, अभी 15 मिनट है, हो गया, 4 बजे खत्म हो जाता है। अच्छा, बस 5 मिनट और ले लेंगे आपको। स्मारक मूर्तियां पढ़ा देते हैं। तो देखिए, कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों के सिक्के भी मिलते हैं भाई। जो कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों के जो सिक्के हैं, एक सेकंड, जो कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों के सिक्के हैं वो क्या है? मिलावटी। मिलावटी समझ रहे हैं? उसमें मिलावट की गई है। तो इससे यह पता क्या चलता है कि कुमारगुप्त के बाद यानी स्कंदगुप्त के बाद लगभग ये जो इनका वंश था वह धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है, यानी कि आर्थिक ह्रास देखने को मिल रहा है। जहां सोने के सिक्कों या चांदी या तांबे में मिलावट होने लगी, इसका मतलब आर्थिक समस्या आ गई। तो कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों के जो सिक्के मिलते हैं उसमें पतनोन्मुख आर्थिक दशा की सूचना मिलती है। स्मारक देख लीजिए, स्मारक कौन कौन से हैं? स्मारकों में हम देखेंगे मंदिर, स्तंभ और मूर्तियां। मंदिर, स्तंभ और मूर्तियां, स्तंभ और मूर्तियां। मंदिर खूब पूजा जाता है, गुप्तकालीन मंदिर खूब पूजा जाता है। मंदिर, स्तंभ, मूर्तियां, चैत्य गृह यानी गुहा मंदिर, और चैत्य गृह या गुहा मंदिर। गुहा मंदिर यानी कि जो पहाड़ों को काटकर बनाया जा रहा है। अब इससे क्या आपको जानकारी मिलेगी? कला और स्थापत्य के बारे में, गुप्त वंश के कला और स्थापत्य के बारे में जानकारी मिलेगी। अब लिख लीजिए जल्दी जल्दी, घुमरा यानी सतना का शिव मंदिर लिख लीजिए। मंदिर में यानी गुप्तकालीन मंदिर लिखते चलिए इसे। घुमरा, 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 घुमरा कहाँ पड़ता है? अरे सतना मध्य प्रदेश में भाई, मध्य प्रदेश में शिव मंदिर, ये पूछा जाता है। घुमरा मध्य प्रदेश या मैचिंग के लिए आता है। घुमरा सतना मध्य प्रदेश का शिव मंदिर। नचना कुठार पन्ना का पार्वती मंदिर, ये तो मैं कला में पढ़ाया पूरी मंदिर। नचना कुठार पन्ना, नचना कुठार, नचना कुठार ये कहाँ पड़ता है? पन्ना जिला, सब मध्य प्रदेश में ज्यादातर मिले हैं। क्योंकि पन्ना जिला मध्य प्रदेश, ये नचना कुठार किसका मंदिर है? पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश का पार्वती मंदिर। तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर। तिगवा, तिगवा ये कहाँ पड़ता है? तिगवा जबलपुर, भेड़ा घाट जहाँ पर है, जबलपुर, सब मध्य प्रदेश में है। तिगवा जबलपुर का यहाँ पर विष्णु मंदिर प्राप्त हुआ है। ये सब गुप्तकालीन मंदिर हैं। विष्णु मंदिर, तिगवा, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? देवगढ़ ललितपुर में कि झांसी में? प्रेजेंट टाइम में ललितपुर में। हाँ, अरे ललितपुर झांसी मिले हुए हैं ना। हाँ, ललितपुर में है ना, किसी किताब में झांसी दिया के कंफर्म कर लीजिए। देवगढ़, अरे ललित झांसी के नीचे ललितपुर है, एकदम नीचे, आप यूपी के नक्शे में देखिए ललितपुर है या झांसी। अगर नहीं रहेगा झांसी रहेगा, अगर उसमें तो झांसी लगा देना जरूर। देवगढ़ ललितपुर झांसी का दशावतार मंदिर। दशावतार के
दशावतार मंदिर। पंचायतन श्रेणी का पढ़ाए थे ना कला वाले में, बहुत विधिवत पढ़ाए थे। देवगढ़, झांसी, ललितपुर का दशावतार मंदिर। भीतरगांव, कानपुर का मंदिर। भीतरगांव, भीतरगांव का, भीतरगांव कहाँ है आपके? कानपुर, बिठूर के पास में है। कानपुर का कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण जगन्नाथ, विष्णु से तादाद में रखने वाला कोई मंदिर है। और ये पूछा क्यों जाता है? क्योंकि यह ईंटों का बना हुआ है। ईंटों का बना हुआ मंदिर है भाई, कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ दो मंदिर है, एक जगन्नाथ, एक लक्ष्मण मंदिर है। कानपुर मंदिर ईंटों का बना, ईंटों का बना हुआ है। भीतरगांव, कानपुर का मंदिर। लाड़खाना, ये आपका जो है ऐहोल का मंदिर। ये बागलकोट कर्नाटक में है, ये भी गुप्त काल का है। लाड़खाना, चलिए बस करिए, नहीं तो आप लोग। लाड़खाना ऐहोल, ऐहोल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक का कौन सा जिला है? ये भी जो है मंदिर है गुप्तकालीन। ऐहोल का बागलकोट जिला है, बागलकोट जिला। चलिए हो गया भाई, बहुत टाइम ले लिया। मूर्तियां कल पढ़ा देंगे। आज आनंद आया? चलो ठीक है भाई, आपका इंटरेस्ट। अब देखिए